हमारी गलियों में कूड़े का ढेर क्यों लगा है, या सड़क पर गड्ढे क्यों हैं, और हमारे घर का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो आखिर जाता कहाँ है? ये ऐसे सवाल है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब हर कोई खुद से पूछता है। हाँ, और इन सब का जवाब एक ही जगह आकर रुकता है कि हमारे शहर का शासन वो असल में चलता कैसे है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। हमारी आज की बातचीत का जो आधार है वो है भारत के संविधान का 74वां संशोधन। ये वो पन्ना है जिसने हमारे शहरों और कस्बों की पूरी कहानी ही बदल दी। सही बात है। लेकिन देखिए, हमारा मकसद सिर्फ मुश्किल अनुच्छेदों को रटना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस खाकी को समझना है जो हमारे शहरों को चलाने के लिए बनाया गया था, और ये भी जानना है कि वो खाका जमीनी हकीकत से कितना मेल खाता है। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि 1993 से पहले हमारे शहरों की सरकारों के पास कोई संवैधानिक पहचान नहीं थी। वो पूरी तरह से राज्य सरकारों की दया पर निर्भर थीं। अच्छा। तो 74वें संशोधन ने संविधान में एक नया अध्याय भाग 9 का पार्ट 9A जोड़कर इस स्थिति को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने शहरों को पहली बार एक संवैधानिक अधिकार दिया। तो चलिए इस खाके को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है, ये शहरी सरकारें आखिर होती कितने तरह की हैं? क्या हर शहर के लिए एक ही सिस्टम है? नहीं, और यहीं पर इस व्यवस्था की खूबसूरती है। संविधान 3 तरह की नगर पालिकाओं की बात करता है। ये शहर के आकार और उसके विकास पर निर्भर करता है। ओके। सबसे पहले है नगर पंचायत। ये उन इलाकों के लिए है जो गांव से शहर बनने की प्रक्रिया में है, मतलब ट्रांजिशन वाले एरिया? हाँ बिल्कुल। फिर आती है नगर परिषद, जो छोटे शहरों के लिए होती है, जैसे शिमला या बीकानेर। ठीक है। और आखिर में है बड़े महानगरों के लिए नगर निगम, जैसे दिल्ली, मुंबई या कोलकाता। एक मिनट, ये बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जब हम ग्रामीण व्यवस्था को देखते हैं तो वो एक पिरामिड की तरह लगती है। जी। ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद। क्या शहरों में भी ऐसा ही है? क्या दिल्ली का नगर निगम, मान लीजिए, किसी छोटे शहर की नगर परिषद को कंट्रोल करता है? नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अच्छा। यही सबसे बड़ा फर्क है। शहरी व्यवस्था कोई पिरामिड नहीं है। ये तीनों, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, ये एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र इकाइयां हैं। मतलब कोई किसी के ऊपर या नीचे नहीं है? कोई किसी के ऊपर या नीचे नहीं है। दिल्ली का नगर निगम बीकानेर की नगर परिषद को कोई आदेश नहीं दे सकता। दोनों अपने अपने दायरे में स्वायत्त हैं। अच्छा, तो ये तो हुई इनकी बनावट की बात, जिसे संविधान के अनुच्छेद 243Q में बताया गया है। जी। लेकिन इन संस्थाओं को चलाता कौन है? मेरा मतलब, चुनाव कैसे होते हैं? देखिए, चुनाव का तरीका तो काफी सीधा और सरल है। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। हाँ। और हर वार्ड से जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जिसे हम आम भाषा में पार्षद या कॉर्पोरेटर कहते हैं। ठीक है। ये पूरी संरचना अनुच्छेद 243R में दी गई है, और इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका भी है। बताइए। आर से रचना, यानी संस्था की बनावट या कॉम्पोजिशन। आर से रचना, ठीक है। पार्षद तो जनता चुनती है, लेकिन मेयर का क्या? हम अक्सर मेयर के चुनाव को लेकर बड़ी राजनीतिक गहमागहमी देखते हैं। क्या मेयर का चुनाव भी सीधे जनता करती है? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच है। अच्छा। संविधान ये फैसला पूरी तरह से राज्य की विधानसभा पर छोड़ देता है। राज्य सरकार तय कर सकती है कि मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी, या फिर चुने हुए पार्षद अपने में से ही किसी एक को अपना मुखिया चुनेंगे। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चुनाव अप्रत्यक्ष है तो कुछ दर्जन पार्षदों को साथ कर कोई भी पार्टी अपना मेयर बना सकती है। बिल्कुल। शायद इसीलिए हम चुनाव के बाद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जैसी खबरें सुनते हैं, जहां पार्षदों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए किसी होटल में बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल। ये संवैधानिक छूट ही अक्सर जमीनी स्तर पर राजनीतिक जोड़ तोड़ का सबसे बड़ा कारण बनती है। ये दिखाता है कि एक शहर का मेयर बनना कितना ताकतवर और महत्वपूर्ण पद है। सही बात है। और जब हम चुनाव और प्रतिनिधित्व की बात कर ही रहे हैं, तो क्या इसमें समाज के हर तबके की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी कोई प्रावधान है? हाँ, और ये इस संशोधन का, मैं कहूंगी, सबसे क्रांतिकारी पहलू है। अनुच्छेद 243T आरक्षण की एक बहुत मजबूत व्यवस्था करता है। कैसे? पहला, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें रिजर्व की गई हैं। ठीक है। और दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, महिलाओं के लिए सभी सीटों में से कम 1/3 सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। ये कागज पर तो एक बहुत बड़ा कदम लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत में हम अक्सर
पार्षद पति या सरपंच पति जैसे शब्द सुनते हैं, हम्म। जहां चुनी हुई महिला के नाम पर उसका पति या परिवार का कोई पुरुष सदस्य ही असल में सत्ता चला रहा होता है। ये एक गंभीर सामाजिक चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। वो क्या? इस एक प्रावधान ने लाखों महिलाओं के लिए राजनीति के दरवाजे खोल दिए हैं, जो शायद हमेशा बंद ही रहते। ये एक शुरुआत है और सामाजिक बदलाव में अक्सर पीढ़ियां लग जाती हैं। और ओबीसी आरक्षण का क्या? रही बात ओबीसी आरक्षण की, तो वो फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है कि वे देना चाहते हैं या नहीं। और युवाओं की भागीदारी, क्या उनके लिए कोई खास बात है संशोधन में? जरूर है। जहां विधायक या सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है, वहीं अनुच्छेद 243V के तहत पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सिर्फ 21 साल रखी गई है। अच्छा, 21 साल। हाँ, इसका मकसद जमीनी लोकतंत्र में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके देना है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो एक आम नागरिक के लिए शायद सबसे जरूरी है। हमने संस्था बना ली, लोगों को चुन भी लिया, लेकिन ये नगर निगम आखिर काम क्या करेंगे? और इन कामों के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि बिना शक्ति और पैसे के तो कोई भी सरकार सिर्फ नाम की रह जाएगी। आपने उस नस पर हाथ रख दिया है जो शहरी शासन की सबसे बड़ी और सबसे जटिल पहेली है। बताइए। संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 कामों की एक लिस्ट दी गई है जो शहरी निकायों को करने चाहिए, जैसे सड़कें बनाना, पानी की सप्लाई, शहरी योजना, गरीबी उन्मूलन वगैरह। और ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 243W में है। इसे हम W से वर्क यानी काम से याद रख सकते हैं। ठीक है, W for वर्क। तो ये 18 काम करने की शक्ति इन्हें सीधे संविधान से मिलती है? नहीं, और यहीं पर सारा खेल है। अच्छा। अनुच्छेद 243W में लिखा है कि राज्य सरकारें इन 18 कामों में से शक्तियां और जिम्मेदारियां इन शहरी निकायों को सौंप सकती हैं। एक मिनट, सौंप सकती हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ये अनिवार्य नहीं है, ये राज्य की इच्छा पर है। बिल्कुल, यही इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधाभास है। संविधान एक हाथ से शहरों को अपनी सरकार देता है, लेकिन उस सरकार की शक्तियों की चाबी दूसरे हाथ से राज्य सरकार को थमा देता है। उसका मतलब है कि जमीन पर स्थिति अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल। कई राज्यों ने आज तक सभी 18 काम पूरी तरह से इन निकायों को नहीं सौंपे हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि कहीं पर पानी की जिम्मेदारी नगर निगम की है, तो कहीं पर राज्य सरकार का जल बोर्ड ये काम देखता है। समझ गया। ये तो शक्ति की बात हुई। पैसे का क्या? क्योंकि बिना पैसे के तो मिली हुई शक्ति भी बेकार है। पैसे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अनुच्छेद 243X के तहत राज्य सरकार इन्हें कुछ टैक्स लगाने का अधिकार देती है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स या विज्ञापनों पर टैक्स। इसीलिए एक्स और टैक्स की मिलती जुलती ध्वनि वाली ट्रिक है। हाँ बिल्कुल, लेकिन सच ये है कि इन टैक्सों से होने वाली कमाई शहर चलाने के भारी भरकम खर्च के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो फिर बाकी पैसा कहाँ से आता है? ज्यादातर पैसा राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान यानी ग्रांट के रूप में आता है। और यहीं से निर्भरता का वो दुष्चक्र शुरू होता है। मतलब? जो नगर निगम या नगर परिषद राजनीतिक रूप से राज्य सरकार के साथ नहीं होती, उसे अक्सर फंड की कमी का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या इस वित्तीय निर्भरता को कम करने के लिए संविधान में कोई रास्ता नहीं बनाया गया था? एक रास्ता बनाया गया है। अनुच्छेद 243Y के तहत हर 5 साल में राज्यपाल को एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना होता है। अच्छा, स्टेट फाइनेंस कमीशन। जी, इसका काम है ये सिफारिश करना कि राज्य सरकार अपनी कुल कमाई का कितना हिस्सा पंचायतों और नगर पालिकाओं को दे। इसकी भी कोई ट्रिक है? हाँ, एक सवाल पूछिए, वाई पैसा नहीं है। ये सवाल हमें सीधे वित्त आयोग की ओर ले जाता है। वाह, ये तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था लगती है। तो क्या राज्य सरकारें इस आयोग की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य हैं? दुर्भाग्य से नहीं। ये सिफारिशें ज्यादातर सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। मतलब बाध्य नहीं है? इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है और अक्सर वे इन पर पूरी तरह अमल नहीं करती। यही वजह है कि आज भी भारत के ज्यादातर शहर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं और राज्य सरकारों पर ही निर्भर रहते हैं। बिल्कुल। हालांकि पारदर्शिता के लिए अनुच्छेद 243ZA में खातों के ऑडिट का प्रावधान जरूर है, ताकि जो पैसा मिले उसका हिसाब किताब सही रहे। अब कुछ और जरूरी पहलुओं पर आते हैं। इन स्थानीय चुनावों को करवाता कौन है?
क्या वही भारत का मुख्य चुनाव आयोग जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाता है? नहीं, ये काम गलतफहमी है। अच्छा। भारत का निर्वाचन आयोग सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानसभा के चुनाव कराता है। नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी अनुच्छेद 243ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन। जी, जो हर राज्य में एक अलग और स्वतंत्र संस्था है। इसकी भी एक मजेदार ट्रिक है। वो क्या है? ZA को एक साथ पढ़िए, जा की ध्वनि आती है, तो नारा है जा वोट डालने जा। जा वोट डालने जा। ये तो वाकई मजेदार है। एक और बात, हम अक्सर देखते हैं कि शहर और उससे सटे हुए गांवों का विकास अलग-अलग दिशाओं में होता है, उनमें कोई तालमेल नहीं होता। क्या संविधान ने इस बारे में कुछ सोचा था? जी, और ये बहुत दूरदर्शी सोच थी। इसके लिए 2 खास समितियों का प्रावधान किया गया। पहला है अनुच्छेद 243ZD के तहत जिला योजना समिति। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। हाँ, इसमें गांव की पंचायतों और शहर की नगर पालिकाओं दोनों के चुने हुए सदस्य होते हैं। इनका काम है पूरे जिले के लिए विकास का एक साझा ड्राफ्ट बनाना, ताकि गांव और शहर का विकास एक साथ हो सके। और बड़े महानगरों के लिए, जैसे दिल्ली एनसीआर या मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन? उनके लिए अनुच्छेद 243ZE के तहत एक महानगर योजना समिति का प्रावधान है, जो पूरे मेट्रो एरिया की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनाती है। पर क्या ये समितियां काम कर रही हैं? सच कहूं तो ये समितियां कई राज्यों में या तो बनी नहीं है या फिर सिर्फ कागजों पर ही मौजूद हैं। और एक अंतिम सवाल, संविधान के अनुच्छेद 243ZG में कहा गया है कि चुनावी मामलों में अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। इसका क्या मतलब है? क्या अगर चुनाव में कोई धांधली हो तो कोई कोर्ट नहीं जा सकता? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप धांधली के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। इसका मतलब थोड़ा तकनीकी है। समझाइए। इसका अर्थ है कि जब चुनाव प्रक्रिया चल रही हो, जैसे वार्डों का परिसीमन हो रहा हो या सीटों का आरक्षण तय हो रहा हो, तो इन प्रशासनिक कामों को लेकर प्रक्रिया के बीच में अदालत जाकर उसे रुकवाया नहीं जा सकता। अच्छा, ताकि प्रक्रिया रुके नहीं। बिल्कुल, ऐसा इसलिए ताकि चुनाव प्रक्रिया बार बार याचिकाओं की वजह से अटके नहीं। एक बार चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो चुनाव याचिका के जरिए ही अदालत जा सकता है। तो आज के इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो ये साफ है कि 74वां संशोधन एक मील का पत्थर था। बेशक। इसने शहरों को एक संवैधानिक पहचान दी, लोकतंत्र को हर गली मोहल्ले तक पहुंचाया और महिलाओं जैसी वंचित आवाजों को एक मंच दिया। लेकिन साथ ही शक्तियों और वित्त की असली चाबी राज्यों के पास रखकर इसने एक ऐसी निर्भरता भी बना दी है जिससे हमारे शहर आज तक जूझ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार ये है, संविधान ने स्वशासन का एक विस्तृत खाका तो तैयार कर दिया, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ एक ढांचा बना देने से स्थानीय भागीदारी की संस्कृति भी बन जाती है? बहुत गहरा सवाल है। किसी नागरिक ने आखिरी बार कब अपने पार्षद से मिलकर इलाके की समस्या पर बात की होगी, या किसी वार्ड समिति की बैठक में हिस्सा लिया होगा? शायद शहरी शासन में अगला बड़ा बदलाव किसी संवैधानिक संशोधन से नहीं, बल्कि हम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से आएगा।